मॉड्यूल ऐप बोल रहा हूँ ना, 100% वैल्यू चेंज हुई है खाली, जो कल किया था ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अरे तो बेटा मैं तभी तो बोल रहा था कि आप मॉड्यूल कर लो, मॉड्यूल कर लो, मॉड्यूल कर लो, सब कुछ। हाँ सारे फॉल्स। हाँ भाई, इन्वेंट्री में हम लोगों ने कल फीफो और लीफो एवरेज और वेटेड एवरेज कर लिया था। आपको मैंने होमवर्क में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12। लिखिए नेक्स्ट मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसमें लिखो बेटा, दिस मेथड is also called, this method is also called retail inventory method। हाँ दोबारा बोलता हूँ, this method is also called retail inventory method, full stop। टॉपिक का नाम लिख लिया आप लोगों ने, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। पहली लाइन लिख ली बेटा आपने, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेल इन्वेंट्री मेथड, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड, दिस मैथ, अरे 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 बच्चे ज्वाइन नहीं किए क्या? रुको 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 रुको, तो क्या लिखा अपन ने, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन द business, in the business where the inventory, comprises, of items, comma, the individual cost of which are not readily, readily, readily ascertainable, फुल स्टॉप। आगे लिखे कंटिन्यूएशन में, द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, is determined
द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड by reducing gross margin of certain percentage from the selling price of the goods, full stop. This percentage of gross margin can be different for individual items or group of items. Comma, appropriate to the circumstances. Full stop. टॉपिक क्या है पहले ये समझेंगे. व्हाट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस. थोड़ा आराम से बोलेंगे. पहला वर्ड क्या है? एडजस्टेड. सेकेंड है सेलिंग प्राइस. मतलब कोई सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स आपको गिवन होगा, आपको उसकी क्या पता करनी है? कॉस्ट पता करनी है. देखो इधर देखो, सीधे सीधे समझा देता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. ये पेन मैं 120 रुपये में बेच दूंगा और आज 31 मार्च है, ये मैं अभी तक बेच नहीं पाया हूँ. मुझे इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में शो करना है और बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करना है. मैंने कहा ये एक पेन है जिसे मैं 120 में बेच दूंगा, तो 120 में कॉस्ट प्राइस के बारे में बोल रहा हूँ या सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा हूँ? बात समझ में आ गई. बट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तो उसकी कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस पे होता है ना. तो मैंने तो कौन सी प्राइस बताई है? मैंने आपको क्या नहीं बताया है? बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? बता पाएंगे क्या आप लोग? नहीं बता पाओगे ना. तो मैंने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा. बोले सर आपको कोई ना कोई ऑप्शन देना पड़ेगा. मैंने बोला बताओ क्या ऑप्शन दूँ. आपने पूछा सर आप ये बता दें कि आप इस पेन को बेचकर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे. मैंने कहा 20 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा. बताइए प्राइस क्या आ गई? बहुत इजी आ गया बेटा, 100 आ गया. आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री में से प्रॉफिट का वैल्यू हटा दिया कि नहीं हटा दिया? बात समझ में आ गई. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास गोडाउन में इन्वेंट्री जो पड़ा है उसकी सेलिंग प्राइस 5 लाख रुपए की है. कितने की सेलिंग प्राइस पड़ा है? जो क्लोजिंग स्टॉक जो अभी तक नहीं बिक पाया उसकी सेलिंग प्राइस है 5 लाख रुपए. बताइए बैलेंस शीट में मुझे क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस पे दिखाना चाहिए या कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस पे दिखाना चाहिए? अब एक बार एनआरवी को भूल जाओ, एनआरवी के बारे में कुछ नहीं बोला तो मुझे किस पे दिखाना पड़ेगा? अब मैं कैसे पता कर सकता हूँ कॉस्ट प्राइस? तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर आप बता दो प्रॉफिट कितना है. मैंने कहा अभी तक बेचा नहीं है लेकिन बेचूंगा. लेकिन मैंने ये जो 5 लाख रुपए निकाल रखा है ना, इसमें 20% का प्रॉफिट एडिड है. यानी मैं 5 लाख में अगर ये माल बेच देता हूँ तो मुझे 5 लाख का 20% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. यानी 5 लाख का 20% बोले तो 1 लाख. कॉस्ट कैसे निकलती है? सेल्स माइनस प्रॉफिट, तब जाके कॉस्ट आ जाती है. यानी कॉस्ट कितने की होगी? 4 लाख. बात समझ में आ गई. टॉपिक का नाम दोबारा बोलिए, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस. आपको इन्वेंट्री की क्या गिवन होगी? सेलिंग प्राइस. उस पर आपको मार्जिन और प्रॉफिट हटा देना होगा तो क्या निकल कर आ जाएगी? पहला टॉपिक समझ में आया. लेकिन आपने फर्स्ट लाइन में एक बात लिखी है कि दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेल इन्वेंट्री मेथड. बेटा रिटेलर्स क्या करते हैं? एक होलसेलर जो होता है, होलसेलर क्या करेगा? एक ही तरह के प्रोडक्ट में बहुत बल्क में माल खरीदेगा और बल्क में माल बेचेगा. अलग अलग वैरायटी का माल उसके पास नहीं होता. मोस्टली में 1-2 तरह का ही माल होता है. लेकिन रिटेलर के पास क्या है? उसके पास अगर टूथपेस्ट पेप्सोडेंट का भी है तो उसके पास किसका होगा? कोलगेट का भी होगा.
उसके पास वीको का भी होगा, उसके पास कोई और दूसरी कंपनी है उसका भी होगा, अगर उसके पास चॉकलेट्स हैं तो उसके पास नेस्ले की भी होगी, कैडबरी की भी होगी। हर अलग अलग तरह के आइटम पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे। इवन चाय पत्ती का ब्रांड भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटे कि जो रिटेलर होता है उस रिटेलर के पास बहुत सारी इन्वेंट्री, साबुन देख लीजिए 100 तरह की ब्रांड के साबुन पड़े होंगे, सामने आ रही है आपको मेरी बात। उसके पास अगर कोई खाने पीने की आइटम है तो अलग अलग ब्रांड की पड़ी होगी। उसको हर एक इन्वेंट्री के बारे में अगर कॉस्ट प्राइस बहुत अच्छे से डेटा रिकॉर्ड कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है साल के एंड में उसके कॉस्ट प्राइस उसने अगर डेटा रिकॉर्ड कर रखा है कि ये वाली क्वांटिटी इतनी आई थी, इस रेट का माल उसने बेच दिया, इतना माल उसके पास बच गया, यही माल उसकी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करते जाओ, एक कॉस्ट शीट बन जाएगी। लेकिन समस्या कब हो जाती है, जब उसने माल आया और बेचा कितना उसका उसे पता नहीं था, तो वो खाली किसके ऊपर बेस्ड है, जो माल पड़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है ना बेटा। अब वो बड़ा कंफ्यूज है कि यार ये तो कौन सा प्राइस है, जो ये माल पड़ा है इसका मुझे आता पता नहीं है कि मैं इसे कितने में खरीदा था। लेकिन एक बात बताइए, रिटेलर को कुछ और पता हो नहीं पता हो, वो माल वो बेचेगा कितने में वो उसको हमेशा पता होगा कि नहीं पता होगा। आप कभी रिटेलर के शॉप पे जब जाती हैं अपने घरों के आसपास में, आप लोग जब अपने घर शॉप पे जाते हो बेटा, अपन उसको बोलते हैं ज़रा गरम मसाले का डब्बा देना, वो गरम मसाला लाता है और तुरंत आपको डब्बा दे के बोलता है 25 रुपये। अरे उसने कहीं देखा भी नहीं लेकिन फटक से क्या बोल दिया 25 रुपये, क्योंकि उसने अंदाज़ा है कि उसे कितने बेचना है 25। यानी उसको अपने पास रखी हुई हर इन्वेंट्री का क्या पता रहता है, सेलिंग प्राइस हमेशा पता रहता है ना बेटा। बात समझ में आ रही है। कई बार आपने देखा होगा जब वो आपको कोई पैकेट देता है और उसको रेट नहीं पता होती तो उसको पीछे मुड़ के पहले वो देखता है कि MRP देखता होगा। MRP लिखी हुई है 98 रुपीज़ की, कितने की लिखी हुई है, पर वो बोलता है 95। बताओ यार कितना अच्छा आदमी है। MRP कितनी लिखी हुई है 98 और हमें कितने में दे रहा है, 3 रुपए का घाटा खा रहा है बेटा हमारे लिए। घाटा खा रहा है क्या, नहीं, उस 95 में भी उसका क्या जुड़ा हुआ है, बात समझ में आई। तो रिटेलर को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता हो चाहे नहीं पता हो, हर एक माल की सेलिंग प्राइस पता होगी कि नहीं पता होगी। बस अब जब सेलिंग प्राइस पता है, अब अपने को क्या पता चल जाएगा, तो एवरेज बेसिस पे वो साल का 20% कमा लेता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री पता चली गई, इसका 20% प्रॉफिट मार्जिन हटा दो, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। इलस्ट्रेशन नंबर 6 and illustration number 7 are based on adjusted selling price method. First of all we will do illustration number 7. देखो, from the following information calculate the historical cost. What is the meaning of historical cost? जितने में पैसा दे के आपने खरीदा था, of closing inventory. Which method is used? Using adjusted selling price method. सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपीज 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज कितना 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री नील, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कितना रुपीज। मान लो क्वेश्चन में ये एट सेलिंग प्राइस नहीं लिखा होता तो वही 50,000 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता कि नहीं होता, क्योंकि यूजुअली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ही तो क्लोजिंग स्टॉक का दाम दिया होता है। लेकिन हम नाटक क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, बात समझ में आ गई। पहले जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अच्छा एक बात और, ये लो क्वेश्चन क्या हो गया इधर, फिनिश, अब तो आंसर आ गया ना। कहीं पर भी क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज ऑफ मार्जिन दिखाई दिया क्या, नहीं दिया। मान लो ये क्वेश्चन में कह देता कि ग्रॉस मार्जिन इज अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप क्या कर देते, 50,000 का 10% निकालते, कितना रुपए 5,000, 50 माइनस 5,000 करते 45,000 कॉस्ट, आंसर आ गया होता। बट इस क्वेश्चन में तो हमें क्या नहीं गिवन है, मार्जिन भी नहीं गिवन। फिर से देख लो, मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखाऊंगा, बहुत इजी है, देख रहे सेल्स कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग कितना है। ओके देखो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दे रहा हूँ, फटाफट बताइएगा, लिखना नहीं अभी। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्या अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्या कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन है, कितने रुपीस की 2 लाख, सेल्स गिवन है कितने रुपीस की, पक्का, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बट डिफरेंट ये है इस क्वेश्चन में
कि ये कौन सी प्राइस पर है। आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस का मतलब बता सकते हो क्या? व्हाट डज इट मीन? जो भी बोलना चाहता है काइंडली रेज योर हैंड। क्या मतलब है क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस का? मैं बोलना क्या चाह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस का? करेक्ट। ये जो माल पड़ा है ना, अगर ये बिक जाता है तो कितने में ही बिकेगा? कितने में ही बिकेगा? बात समझ में आ गई? मान लो ये बिक जाए, मान लो ये क्या हो जाए? बिक जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन सेल्स कितनी हो जाएगी? आवाज ही नहीं आई। 2,50,000। इट विल मीन दैट आपने पूरा 2 लाख का माल कितने बेच दिया? बात समझ में आ गई? आपका प्रॉफिट कितना आ गया? ये है आपका प्रॉफिट। ये 50,000 का प्रॉफिट कितने रुपए की सेल करने पर आया? मार्जिन बता सकते हैं कितना परसेंट आया? 20%। आपको इस बात से ये अंदाजा हुआ कि हम जो भी माल बेच देते हैं वो सेल्स पे कितना परसेंट अर्न करते हैं? 20%। पक्की बात समझ में आ गई? अब उस सिचुएशन पे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी थी? एक्चुअल सेल्स कितनी थी? और सेलिंग प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कितना? 50,000। नाउ कैन आई से कि जो 20% का प्रॉफिट है वो इस 2 लाख पर कमाया जा चुका है, क्योंकि मैं माल बेच चुका हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए फटाफट 2 लाख का 20% बोलिए। 40,000 का प्रॉफिट कमा चुका हूं। अंडरस्टूड ना? और अगर ये माल भी बिक जाता तो 50,000 का 20% कितने में बिकता? क्या वही मार्जिन 50,000 ही आता कि नहीं आता? बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या पता चल गया? यानी कि मैं जो भी माल बेच रहा हूं या बेचूंगा उन दोनों पर ही 20% कमा रहा हूं। इस पर अर्न हो गया है, इस पे अर्न करना बाकी है। तो बेटा 50,000 कौन सी प्राइस है? क्लोजिंग स्टॉक एट लेस कितना परसेंट? 20%। 10,000 जैसे ही क्या करेंगे? लेस। क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बहुत इजी इलस्ट्रेशन, फटाफट समझ में आ गया अपने को? ये तो था बेटा एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एग्जाम में प्रेजेंटेशन किसकी कैसे जाएगी वो देखिएगा, ठीक है? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ cost of inventory using adjusted selling price method। हाँ बेटा मुझे पता है, बात हो गई थी मेरी, अभी बात की थी ना आपके सामने मैंने। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सबसे पहले लिखो सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। फटाफट बोलते जाओ ना। 2 lakhs and closing inventory at selling price। कितना बेटा? 50,000। टोटल कितना आ गया? 2,50,000 आ गया। नाउ लेस कॉस्ट ऑफ परचेजेस।
कॉस्ट ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2 lakhs। हाँ बेटा, हमने मार्जिन कितना कमाया होगा? 50,000 आ गया। नाउ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। प्लीज स्टॉप एवरीवन। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो मार्जिन गिवन है उसका मुझे बेस निकालना है। बताइए, 50,000 2 लाख माइनस 2 लाख करने पर आए हैं, 250 माइनस 2 लाख करने पर आए, तो मुझे 50,000 डिवाइड बाय कितना ही करना चाहिए? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 100%। क्या ये 20% आ गया बेटा? ना तक नोट कर लो। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस। क्या अपने को क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस 50,000 गिवन है बेटा? लेस 20% ग्रॉस मार्जिन। 50,000 का 20% अगर लेस करेंगे, क्या 10,000 लेस होके 40,000 आ जाएगा बेटा? ये देखो, थोड़े पेन पेंसिल रबड़ थोड़े ज़्यादा पड़े हैं मेरे पास। आपके पास तो जगह होगी बराबर। ये रफ भी नहीं होते, वापिस आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। कितना? रुपीज। आंसर। कितना इजी मेथड है, राइट? है ना, एकदम इजी। एग्जाम में आया तो 5 मार्क्स का आएगा। लाइव में नहीं दिख रहा है नीचे का। 40,000 दिख रहा है बेटा? 40,000 सौरभ बेटा, 40,000 दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा हल्का सा नीचे करना, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मत करना, नीचे बस। अब देखो, अब आया बेटा 40,000 देखने में? ओके, हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे अब। पढ़ो, चलो 6 नंबर इलस्ट्रेशन पढ़ो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो पिछला क्वेश्चन था ना, वो भी एग्जाम में आया हुआ था। Messrs XY and Z are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2020. Goods received from suppliers 15,75,500, but it is subject to trade discount and taxes. मतलब इसमें अभी तक ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? सेल्स टैक्स कितना है? 11%। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कितने हैं? 87,500। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 22,45,500 एंड सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,35,000 रुपीज। कौन सी प्राइस गिवन है? सेल्स प्राइस गिवन है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा का वैसा है बेटा। स्टेटमेंट जो बनेगा सेम वैसा का वैसा ही बनेगा ना। नाउ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन है क्या? लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अपने को पहले क्या बनाने पड़ेगा? वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज। कुछ भी नोट करने से पहले थ्योरी जहां मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी वहां पे आ जाइए।
बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिखवाया होगा. अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी. लिखवा रखा है ना. नेक्स्ट लाइन से देखिए क्या लिखा है. हेयर कॉस्ट मीन्स, आराम से बोलिए, सुनना चाहिए मुझे. ना क्या आपको सप्लायर जो रेट देगा वो दे दिया इसने क्वेश्चन में. पहले क्या लेस कर देंगे, फिर वो हमसे क्या चार्ज कर लेगा, ये तो हो जाएगी परचेज प्राइस. लेकिन वो प्रोडक्ट हम वहीं से बेचना शुरू कर देंगे क्या, जहाँ पर लाना चाहते हैं वहाँ लाएंगे. उसे क्या करवाना पड़ा, और ये ऑल नेसेसरी एक्सपेंस टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. हो गया कि नहीं हो गया बेटा. चल लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6. वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेजेस. प्राइस एज पर सप्लायर लिस्ट. कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग किसी भी सप्लायर से गुड्स खरीदने जाते हैं और वो हमको एक रेट बताता है, तो हम कहते हैं कि रेट तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा डिस्काउंट चाहिए. तो वो अपने ड्रॉर में से एक लिस्ट निकालता है. वो कहता है देखो यार, मैंने मनमर्जी से नहीं बोला, हमारे को मैन्युफैक्चरर ने क्या दिए यार, ये लिस्ट दी है ना. तो हम लिस्ट दिखाता है, तो हम कहते हैं लिस्ट तो मैं ही बना सकता हूँ, तो बोल डिस्काउंट कितना देगा. होता है ना ऐसा कभी कभी. तो ये सप्लायर ने हमको क्या दिखा दी, लिस्ट दिखाई. देखो हमारी लिस्ट में इतने का ही है, हमने आपसे ज़्यादा नहीं मांगे. सुन रहे हैं मेरी बात. सप्लायर ने कहा कि हम आपसे कितने पैसे लेंगे, 15,75,500. मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो नहीं देगा सस्ते में तो हम किसी और से ले लेंगे. उसने कहा चलो छोड़ो, मैं आपको क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट. ट्रेड होने से पहले ही जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट. अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले सेल्स टैक्स लगाऊं या पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करूं, क्योंकि सेल्स तो तभी होगी जब डिस्काउंट मिलेगा. पहले लेस 3% ट्रेड डिस्काउंट, 47,265. एंड लेस करके बताइए, 15,28,235. ऑल क्लियर बेटा. अब इसमें अपन ऐड क्या करेंगे, सेल्स टैक्स. 11% सेल्स टैक्स, मतलब ये सेल्स टैक्स का पैसा कितना आएगा, कोई बात नहीं. 11% जो सेल्स टैक्स होगा वो सप्लायर हमसे रिकवर करेगा और बाद में देगा गवर्नमेंट को. तो हमारे लिए तो कॉस्ट का ही पार्ट हो गया ना बेटा, सेल्स टैक्स. अच्छा 15,75,500 का लगाऊं या 15,28,235 का लगाऊं. करेक्ट, 15,28,235 का 11% लगाइए. ओके, 1,68,106. राउंड ऑफ किया होगा आपने. नाउ वैल्यू बताओ. 16,96,341. 16,96,341 हो गया इसका परचेज प्राइस जो हम सप्लायर को देंगे. दिस इज द कॉल परचेज प्राइस बेटा. नाउ अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस. हाउ मच, 87,500. क्या अपना आंसर वर्किंग नोट का कॉस्ट ऑफ परचेज निकल कर आएगा, बोलिए. 17,83,841. 17,83,841. दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेजेज. अंडरस्टूड, फाइन.
अब जो हमने फॉर्मेट बनाया था वही फॉर्मेट काम आ जाएगा बेटा। लिखिए, वो दिखाना है। फाउंडेशन में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो बेटे, इंटर में तो बहुत ज़्यादा कोर्स है, वहाँ पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको लिखने की। डॉक्टर की राइटिंग देखी है आपने? वो ऐसा क्यों लिखते हैं? उनका कोर्स कवरेज बहुत ज़बरदस्त होता है बेटा, तो वो जो टीचर उनको लिखवाता है तो भी उनको तेज़ लिखना पड़ता है, और पेपर जो आता है वो भी बहुत लेंदी आता है। तो अगर वो जमा जमा के लिखेंगे ना तो उनको बहुत टाइम लगता है, तो वो ऐसा लिख देते हैं कि समझ जाते हैं, है ना। पर खैर अपन लोग मेडिकल में नहीं है, अपने को तो सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? 17,83,841 इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। लिखो, हेडिंग लिखो आप स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ statement of calculation of historical cost of inventory, historical cost of inventory using adjusted selling price method, using adjusted selling price method। अब क्योंकि तुम लोग सीख चुके हो, ऊपर वाला जो फॉर्मेट था उसमें देख के बोलो सबसे पहले क्या लिखा है तुमने। लिखिए, क्या ये 22,45,500 है बेटा? इसमें क्या ऐड करें? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, इज इट 235? टोटल बोलो। 24,80,500 आ गया बेटा। अब हम इसमें से क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ परचेजेस। वर्किंग नोट नंबर 1, इज इट 17,83,841? क्या अपना ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा बेटा? बोलिए। सही लिखा है मैंने? 6,96,659, 6,96,659। Now percentage of gross margin, is it 6,96,659 divided by 24,80,500 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो पॉइंट्स में आया होगा 28.08। आगे क्या है 8 के? हाँ, तो क्या हम 28.09% अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं बेटा? नाउ अब क्या लिख दें? क्लोजिंग इन्वेंट्री
at selling price. Is it 2,35,000? Now less. Gross margin at the rate 28.09%. 66,012 रुपीज़ है ना, अप्रॉक्सीमेट बताया होगा ये भी तुमने। वैल्यू बोलो। 1 तुम परफेक्ट सीख गई हो हैं। 1,68,988, 1,68,988। दिस इज वॉट? दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा फटाफट मुझे बताओ, समझ में आ गया क्या तुम्हें? पक्का समझ में आ गया? ठीक, आपके 5 मेथड हो गए पूरे। फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। नाउ नेक्स्ट मेथड सिर्फ थ्योरी है, 2-3 लाइन की, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, समझ जाएंगे। ओह सॉरी, कर लिया बेटा नोट सभी ने? लिखिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लिख लो इसमें, ये पूरा का पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है? या थोड़ा मैं इजी लिखवा देता हूं, चलो। when the goods are manufactured, when the goods are manufactured according to the specifications, according to the specifications of the customer, according to the specification of the customer, then the actual cost incurred, then the actual cost incurred will be different from the cost of goods, from the cost of goods manufactured normally, oblique similarly. Full stop. The pricing under this method, the pricing under this method is based on actual physical flow of goods. Full stop. Now इधर देखिएगा,
आपको मैंने कल वो पेन वाला एग्जाम्पल दिया था क्या? वो 10 दो पेन एक जैसे थे बेटा, है ना? लाइए एक काम कीजिए ना, 3-4 पेन दे दीजिए, दे दो फटाफट फटाफट। देखो बस, वाह एक से बढ़कर एक दिए। देखो खा गए इसको नालायक। ये जो 4 पेन है बेटा, ये एक पेन 10 रुपए का है। ये एक पेन कितने का है? 10 रुपए का। तो ये बाकी के पेन भी कितने के हो गए? 10-10 रुपए के हो गए। तो मैं इसका वैल्यू देखो कैसे लिख सकता हूँ, 10 रुपीज़ 4 यूनिट्स। कितना लिख दिया मैंने? 40। ओके, अब ये पेन 1000 रुपए का है और मैंने इसे ऐड कर दिया। और अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 या 1000 मल्टीप्लाई बाई 5। लिख ही नहीं पा रहा। ऊपर क्यों मैच हो गया था? क्योंकि जो क्वांटिटी है वो सिमिलर यूनिट है ना। एक पेन को बनाने में अगर कोई खर्चा लगा 10 रुपए का, तो दूसरे पेन को बनाने में भी खर्चा 10 रुपए का ही लगा होगा। तो मैंने प्राइस पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स जो सिमिलरली एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है उनको लगा कर बता दिया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 पेन है, एक पेन 10 रुपए का है, तो 40 रुपए का स्टॉक है मेरे पास। लेकिन ऐसा बोल सकता हूँ कि पेन 5 है और 50 रुपए के हैं या 5000 के हैं, ऐसा नहीं बोल सकता ना। मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 4 पेन मल्टीप्लाई बाय कितना? 40। एक पेन मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना? स्पेसिफिक शो करना पड़ा ना बेटा। बांट लो बेटा आपस में। जब भी अपन लोग क्या करते हैं, जब किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल केस के लिए करते हैं, आज मारुति सुजुकी लिमिटेड अगर कोई मारुति स्विफ्ट डिज़ायर बना रही है, तो अगर उसने पूरे इंडिया में बेचने के लिए अगर कार बनाई है, तो उसने 1000 जो कार बनाई होगी, जो उसके प्लांट में उस कार को बनाने की जो कॉस्ट लगी होगी, वो एक कार को बनाने में जो कॉस्ट लगी, वैसी ही 1000 जो बाकी की कार थी, 999 जो कारें थी, उनको बनाने में कॉस्ट लगी होगी बेटा, पक्का। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी चल नहीं पाता, ढंग से उसके पैर काम नहीं कर पाते, बट ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग द कार। पहले ड्राइव किया करता था, एक्सीडेंट होने के कारण उसको पैर जब थोड़े ख़राब हो गए, बट अभी भी उसको गाड़ी चलाना है। अगर वो मारुति सुजुकी लिमिटेड से रिक्वेस्ट करे कि मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म वाला कार बना के दीजिए जिससे मैं कार का ऑपरेशन पैरों की बजाय कैसे कर सकता हूँ, हाथ से, मुझे कहती नो प्रॉब्लम, हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, हम आपको ऐसी कार बना के दे देंगे। तो वो कार बनकर आ गई। तो जो कंट्रोलिंग थी वो सारी किससे हो गई? हैंड से हो गई। बात समझ में आ रही है? बताइए, उस कार को बनाने में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई क्या? प्रोडक्ट इनपुट चेंज हो गया क्या? कॉस्ट चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो जब वो कंपनी अपनी कार की कॉस्टिंग बताएगी, तो सभी कारों की क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके बता देगी क्या? जो नॉर्मल जनरली बनाई गई है उनकी तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट करके बता देगी, जैसा मैंने बताया। और जो दूसरी कार बन रही है और अभी तक बनकर रेडी नहीं हुई, या बन के रेडी हो भी गई, कस्टमर को डिलीवरी नहीं दी, तो क्लोजिंग स्टॉक में वो अलग से शो करी जाएगी कि नहीं की जाएगी? बात समझ में आ गई बेटा? दिस इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। छोटा सा थ्योरी है, एग्जाम में आएगा तो ठीक है, वरना नहीं आएगा छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हमने इस चैप्टर के मेथड्स तो सारे डिस्कस कर लिए, अब हम लोग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के दूंगा, बहुत सोच समझ के अपने आप ही सॉल्व करना, अड़ोसे पड़ोसे से मत पूछना, ठीक है? देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड is रुपीज 10,20,000। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डू नॉट राइट, जस्ट चेक ऑन द बोर्ड। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, मामूली से, एकदम मामूली से, बस। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इज रुपीज 10,20,000। टोटल सेल्स बोला मैंने, इंक्लूडिंग सेल प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 of an item
कॉस्टिंग रुपीज 30,000, 10,20,000 की टोटल सेल्स है, उसमें 20,000 रुपए की सेलिंग प्राइस ऐसे आइटम की है जिसकी एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितने की है। इफ परसेंटेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। बोलिए जरा क्या लिखा मैंने। इफ परसेंटेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, कैलकुलेट रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड मतलब जो बुक्स में इनके प्रॉफिट शो किया गया होगा वो बताइए। आप जो भी अपना आंसर देंगे ना वो चेकेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, आप अपना आंसर लिख लेना बस कि मैंने अपना आंसर निकाल लिया, मैं अपने आप पूछ लूंगा। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं। टोटल सेल्स का फिगर कितना है? 10,50,000। इस 10,20,000, इसमें 20,000 रुपए की सेल एक ऐसे आइटम की है जिसको खरीदा कितने में गया था। अंडरस्टूड? आप समझ ही गए होंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। क्या हुआ? इफ परसेंटेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज, तो जो प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया गया होगा बुक्स में, जो प्रेजेंट किया गया होगा साल के एंड में, वो आपको मुझे बताना है। जिसको भी लगता है उसका फाइनल आंसर आ गया, जस्ट रेज योर हैंड, बोलिए। ओके, 2,50,000, 2,50,000, 2,45,000, 2,40,000, 250, दोनों का 250, 255, 2,02,000, 2,47,500, तुम्हारा भी 250, 2,47,500, 2,47,500। बोलियां लग रही है बेटे। 2,40, 2,40। और किसी को भी लॉक नहीं किया मैंने आपका आंसर। Those who want to change their answer, they can change. बोलो साहब। 2,47,500। ये वाली पलटन 2,50। बेटा आपका क्या आंसर आया? 250। बेटा आपका? नहीं, इनका 250। हाँ बोलो ना। 2,52,500। ऑनलाइन वाले भी जरा जवाब दीजिए। हाँ बेटा, 2,37,500, 252,500। इतने सारे आप लोगों ने मुझे आंसर्स दे दिए हैं। एमसीक्यू में 4 ही आते हैं। अगर अकाउंटेंसी एमसीक्यू में होता तो आप लोग तो कैसे करके आते? फिर आप बोलते जय माता की, हैं? ABCD। देखिए बहुत सारे आंसर आ गए, बोल देता हूँ। सबसे पहले आया 240, फिर आया 250, फिर आया 245, फिर आया 255, फिर आया 247,500, फिर आया 2,02,000, फिर आया 2,42,500, 2,37,500 भी आया, 2,52,500 भी आया था, 2,50,000 भी आया था, 2,55 बोल दिया मैंने। बट द करेंट आंसर इज, और सही आंसर है, ब्रेक के बाद बताऊंगा। ये बोल रहे बता दे यार क्या नाटक कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज
अब ये 42,500 भी हो सकता है, ये 47,500 भी हो सकता है। 47,500 आप तो प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, एक्सप्लेन इट। सुनिएगा ध्यान से, जैसे हाँ, ये बोल रहा है 10,20,000 की सेल्स है। ओके बेटे, 20,000 की सेल्स माइनस करेंगे, रीजन बताओ। थोड़ा तेज बोल बेटा। हाँ, क्यों अलग कर देंगे? लॉस हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल सेल। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज व्हाट? टोटल सेल्स। इसमें से क्या लेस करेंगे? एबनॉर्मल सेल। तो एबनॉर्मल सेल का फिगर कितना है? अब आपके पास जो सेल बचेगी वो बचेगी नॉर्मल सेल्स। क्या बचेगी बेटा? देखो ना मैंने क्या लिखा, पढ़िए जरा। ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज 25%। मतलब मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो गुड्स को प्रॉफिट में बेचूंगा तो ही कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। लेकिन यहां पर तो मुझे क्या हो गया, 10,000 रुपए का लॉस। तो अगर मैंने प्रॉफिट कमाया होगा तो अदर देन 20,000 सेल्स पे ही कमाया होगा ना। तो ये कौन सी प्रॉफिट सेल्स आ गई? प्रॉफिट मेकिंग सेल्स, यानी इसे कहते हैं नॉर्मल सेल्स। अब 10 लाख का कितना परसेंट? तो मैंने नॉर्मल सेल्स पे तो प्रॉफिट कितना कमाया? 2,50,000 है ना बेटा। ये प्रॉफिट तो किसका है? अपना। ये किसका प्रॉफिट? अपना प्रॉफिट। तो वो जो 10,000 का लॉस था क्या पड़ोसी का होगा? वो भी हमारा ही लॉस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बुक्स में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया जाएगा वो 2,40,000 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोलो, बताएंगे बाद में। हाँ, 10 लाख, 10 लाख या 10,000? 10,000 1020 में से माइनस क्यों नहीं किया बेटा? 10,000 तो क्या है? तुम्हारा वही क्वेश्चन, इसका मैं समझ गया था कौन सा क्वेश्चन बोल। 10,000 तो क्या है? और ये 10-20 क्या है? ये 20 क्या है? सेल। सेल है 10-20 सेल, 20,000 सेल, 10,000 तो रिजल्ट है। समझे क्या बात? समझ में आई? छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने आपको 5 मिनट थोड़ा क्या कर दिया, दिमाग चलाने के लिए दिया। ऐसा क्यों? इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए जरा। बेटा आपने होमवर्क में दिए क्वेश्चन कर लिए है ना? 11 और 12 दिया था शायद। अरे हाँ हाँ हाँ, आज तो कॉपी चेक करनी है। क्वेश्चन को भी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। इन्वेंट्री एज ऑन April 1, 2019। बेटा हमें पता कब की करनी है? 31 मार्च की। और अपने को दी कब की है? 1 अप्रैल की, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री है क्या? आगे करंट ईयर की परचेज हो गई 762,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया 1,50,000। सेलिंग एक्सपेंस हो गया 60,500। एडमिनिस्ट्रेटिव 30। फाइनेंशियल चार्जेस 21,500 और सेल्स हो गई 12,45,000। दिस इज द अकाउंट बैलेंस ऑफ द करंट ईयर। रीड दिस लाइन। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन विच डेट, यानी जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जा रहा था, a sum of rupees 17,500 was written off। written off का मतलब होता है वैल्यू रिड्यूस कर दिया गया ऑफ एन पर्टिकुलर आइटम, एक आइटम पर, विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000 रुपये की कीमत वाली इन्वेंट्री को अपन ने 17,500 से कम करके कितने का बना दिया? 32,500 का। यानी वो 32,500 इस 1,42,500 में बैठा है कि नहीं बैठा है? क्योंकि ये क्लोजिंग की बात हो रही है तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग एक ही हो गया कि नहीं हो गया? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन गया। मतलब कि इस 1,42,500 में एबनॉर्मल आइटम भी इंक्लूड है कि नहीं है? अब जब आप इस साल में
इस आइटम को 140 to 500 के टोटल आइटम को बेचने जाओगे तो इसमें तो एबनॉर्मल भी बैठा है कि नहीं बैठा है? जो रेट ऑफ, अच्छा आगे देखिए क्या लिखा है, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स कितनी है? इसमें 45,000 रुपये का वो बिका हुआ माल शामिल है ना। एबनॉर्मल आइटम की सेल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो है टोटल सेल्स, ये है एबनॉर्मल आइटम सेल्स। पूरा बोलेंगे क्या है ये है बारिंग द ट्रांजैक्शन। बारिंग का मतलब होता है इस ट्रांजैक्शन को अगर छोड़ दें, रिलेटिंग टू दिस आइटम, इस आइटम को छोड़ दें, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वॉज कितना परसेंट? 20। मतलब 12,45,000 में से 45 को हटा दो, बाकी की जो सेल होगी उस पे अपन ने क्या कमाया होगा? प्रॉफिट कमाया होगा 20%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी बेटा? अपने को क्या पता करना था? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना बेटे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता करने के लिए ओपनिंग चाहिए, गिवन है क्वेश्चन में। फिर क्या चाहिए? परचेज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है। अब क्या चाहिए? अरे क्वेश्चन ही किस चीज का पूछ रहा है, तो अपने को फिर क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या पता होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जितना भी कॉस्ट होगा उसमें से जो माल बेच देंगे वो लेस कर देंगे ना। पहले से कितना था और कितना खरीद लिया, उसको बनाने पे कितना खर्चा हो गया, इन सब को अगर अपन ऐड कर लें और इसमें से बिके हुए माल की कॉस्ट को क्या कर दें? लेस, तो अपने आप क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा ना। अब मुझे COGS का दूसरा फॉर्मूला बताओ। सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितनी थी? क्या मैं सीधा सीधा इसका 20% निकालूं क्या? गलती। पहले मुझे इस टोटल सेल्स में से एबनॉर्मल आइटम को हटाना पड़ेगा। 12 लाख रुपए 45,000 रुपए में से 45,000 हटा दूंगा। सिर्फ आंसर दीजिएगा यस नो बोल के। 1245 में से 45 हटा दूं, नॉर्मल सेल कितनी आएगी? इसका 20% हटाऊंगा तो 2,40,000 का जीपी हट जाएगा। तो बिके हुए माल की कॉस्ट 9,60,000। बिके हुए माल की कॉस्ट या नॉर्मल बिके हुए माल की कॉस्ट? क्योंकि मैं 960 अदर देन 45,000 निकाला कि नहीं निकाला। अब 9,60,000 कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड सोल्ड आया कि नहीं आया? मैं इसे टोटल स्टॉक में से लेस करूं या टोटल नॉर्मल स्टॉक में से लेस करूं? बात समझ में आ गई? अगर मुझे क्वेश्चन में ये फालतू बात नहीं दी होती तो यही मेरा स्टॉक पहले से था, ये और खरीदा, ये उसकी कॉस्ट हो गई। मैं इन तीनों में से अभी जो 9,60,000 आपने बताया वो लेस कर दिया होता। और नाटक ये है कि इसमें भी एबनॉर्मल शामिल है कि नहीं। तो पहले मैं इस एबनॉर्मल में से टोटल में से क्या हटा दूंगा? एबनॉर्मल। तो नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, नॉर्मल परचेज आ जाएगी, नॉर्मल एक्सपेंस आ जाएगा। तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दूंगा 9,60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो वर्बली समझाता हूँ वापस से। 1,42,500 टोटल ओपनिंग स्टॉक था, 50,000 रुपये की इन्वेंट्री थी, 17,500 कम कर दिया था आपने, तो कितने की रह गई थी वो? यानी इस 1,42,500 में एबनॉर्मल 32,500 का शामिल है ना। 1,10,000 नॉर्मल था कि नहीं था? कैलसी 1,10,000 नॉर्मल था, प्लस 762,500 प्लस 1,50,000। बता सकते हैं 10,22,500 टोटल है कि टोटल नॉर्मल है? पक्का ना? 12,45 में से आपने 45 हटाया था, 12 लाख आई थी। 12 का 20% हटाया था, 240 लेस किया था, 960 आया था ना, माइनस 960। बात समझ में आ गई क्या? छोटी सी बात, इलस्ट्रेशन पढ़ाने से पहले वो जो दूसरा एग्जाम्पल दिया वो समझ में आ गया था क्या? हम कभी भी टोटल सेल्स पर अगर उसमें क्या इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते। एकदम फुल ऑफ ऑनेस्टी के साथ बताओ, समझ आया? अब इसका सॉल्यूशन देख लो, कॉपी में नोट कैसे करना है, ठीक है? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन विच डेट? 31 मार्च। मार्च बोला है क्या? 2020। देखो, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑन April 1st 2019 is it 1,42,500 less stock of abnormal item? स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम। बेटा 50,000 रुपये का था क्या वो स्टॉक? बेटा स्टॉक की वैल्यू हमने मनमर्जी से कम की थी क्या? नहीं, वो बिक नहीं पा रहा था, बहुत पुराना हो गया था, कस्टमर ले ही नहीं रहा था उस दाम में, सस्ता करना पड़ा। सेल कब लगती है? जब स्टॉक ज़्यादा होता है, कस्टमर उसे नहीं खरीदा होता है, तो उसको रेट स्लैश करनी पड़ती है। 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट आता है कि नहीं आता है? तो क्या खराब स्टॉक की वैल्यू 32,500 थी बेटा, जो आपके 1,42,500 में इंक्लूडेड थे। तो क्या अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स आ गया कि नहीं आ गया? इज इट ₹1,10,000? नाउ एड purchases during the period. Is it 762,500? And manufacturing expenses, is it what? 1.5 लाख। क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स या नॉर्मल गुड्स? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया कि नहीं आ गया? बेटा अगर एक भी माल नहीं बिका हो साल भर में, तो क्या यही अपना क्लोजिंग स्टॉक होता क्या? बट नाउ लेस, अब मैं इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करूं या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड लेस कर? लेस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड। COGS कैसे निकालते हैं? दूसरा तरीका, सेल्स माइनस जीपी ना बेटा। टोटल सेल्स इज ₹12,45,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा। लेस एबनॉर्मल आइटम सेल। क्या आपके पास नॉर्मल सेल आ गई? अब आप बहुत इजीली 20% 12,45 पे लगाओगे या 12 लाख पे? नाउ लेस ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 20%, 2,40,000। तो क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड 9,60,000 आ जाएगी बेटा? आपके पास बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 62,500, 62,500। इजी था और इंटरेस्टिंग भी था बेटे।
कर लिया सभी ने? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड की रीडिंग लगाइए, बताइएगा सेम है क्या? है ना? 14 नंबर है शायद एमसीसी की बुक में ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नालायक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये नोट कर लिया सभी ने? अब वो क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िएगा। ये जैसा इन्होंने किया वैसे अपन ने कर लिया ना बेटा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो इलस्ट्रेशन 8 किया उसमें से वैल्यू का चेंज है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन विच डेट 31 मार्च 2020। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज दिस 7 लाख रुपीज। ओपनिंग स्टॉक गिवन है। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 19 से 31 मार्च 2034 60। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द अबव पीरियड 7 लाख एंड सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 52 लाख 20,000। आगे देखो। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन विच डेट a sum of rupees 60,000 was written off a particular item which was originally purchased for rupees 2 lakh। 2 लाख में से कितना कम किया गया? तो वो 1,40,000 का एबनॉर्मल आइटम था। कौन सी डेट को किया गया था? 2019। तो बेटा इस स्टॉक को इसी में शामिल किया गया है ना, यानी जो 7 लाख है वो टोटल स्टॉक है। अगर मैं इनको बेचने जाऊंगा तो क्या वही प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा क्या जो नॉर्मली कर पा रहा था? तो मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। 7 लाख में से 1,40 का एबनॉर्मल हटा दूंगा तो 5,60 नॉर्मल रह जाएगा। अब आगे कहता है एंड इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज, यानी जो करंट ईयर में 52,20,000 की सेल हुई है उसमें ये 1,60,000 का एबनॉर्मल सेल शामिल है ना बेटा, हटाना पड़ेगा। नाउ बट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन the gross profit earned during the year was 20% on sales। सही बोल दिया क्या मैंने? अरे 20% on sales। अरे बाकी तो देख ही रहे हो, मैं तो दूसरा बता रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वैल्यू कौन सी गिवन है? सेल्स। मार्जिन कौन सा गिवन है? कॉस्ट। तो मैंने अदला बदली कर ली कि 25% कॉस्ट पे तो सेल्स पे कितना परसेंट? 20%। बाकी वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट निकालेंगे तो भी आ जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लें, फटाफट आप फॉर्मेट बना लो। मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। हाँ चलिए बनाओ फॉर्मेट फटाफट। स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, ये इलस्ट्रेशन 8 की बजाय क्या लिख लेना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओपनिंग स्टॉक ऑन अप्रैल 1 2019। क्या आपने वो क्वेश्चन में 7 लाख गिवन है बेटा? क्या आपके पास जो एबनॉर्मल आइटम था उसकी एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख की थी, जिसको आपने 60,000 रुपये से रिड्यूस कर दिया था? तो 2 लाख माइनस 60 कितना हो गया? 1,40,000। 7 लाख माइनस 140 कितना बचा? 5,60,000। ओके बेटा। नाउ परचेज ड्यूरिंग द पीरियड आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 34,60,000। क्या अपने को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है? 7 लाख रुपए के। नाउ इसको हेडिंग को बोलिएगा जरा, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर आप लोग का ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ लिखने में ध्यान रहेगा। पहुँच गए होंगे यहाँ तक? टोटल बताओ। क्या इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड लेस करेंगे। टोटल सेल्स बताओ। लेकिन हमने इसमें जो एबनॉर्मल सेल वाला आइटम था वो एक साथ भी इंक्लूड किया हुआ था, तो आपके सामने नॉर्मल सेल्स आई और प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कितना गिवन है? 25। तो दो तरीके हैं, वही वाली बात। या तो मैं सीधे सीधे इसका 20% निकाल लूँ, या फिर आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। क्या ये 50,60,000 125 के बराबर हो गया? मल्टीप्लाई 25 करके देखो एक बार, जैसा कहूँ वैसा करो। सब बचे, सब काम छोड़ के पहले जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। 50,60,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। क्या ये 10,12,000 आ रहा है? अभी लिखेंगे नहीं आप लोग। अब दूसरा काम कीजिए वापस से। 50,60,000 क्या ये 125 के बराबर है? डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय, अगर कॉस्ट निकालनी हो सीधे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रॉफिट निकालना होगा तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई 25 आ गया 10,12,000। बात समझ में आ गई आपको? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड कितना आया? 40,48,000। आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था 47,20,000। उसमें से आप 40,48,000 रुपये का गुड्स बेच चुके। 6,72,000 रुपये का गुड्स आपके पास अनसोल्ड रह गया। क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ओके, होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, कल दूंगा बहुत सारा। हाँ, कल तो छुट्टी है ना, मंडे को तो। अरे कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा, सारे मुझे कराने हैं। टिपिकल मतलब नया टॉपिक है ना आप लोगों के लिए एकदम। लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो आप इन्वेंट्री का चैप्टर ही। अब तक जो पढ़े इस चैप्टर में समझ में आ गया ना? पक्का? चले मिलते हैं फिर परसों।